हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आपके डीएससी इकोनॉमिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये लेक्चर 2 है। ये लेक्चर 2 है जिसके अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मुक्त व्यापार एवं संरक्षण। तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के साथ आप कॉपी रखें और उसमें नोट करते चलें। तो मुक्त व्यापार एवं संरक्षण व्यापार, ठीक है। तो मुक्त व्यापार होता क्या है ये देखते हैं। मुक्त व्यापार और संरक्षण व्यापार क्या होता है। देखो, व्यापार को दो बाटों में बांटा गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। एक होता है मुक्त व्यापार और दूसरा है संरक्षण व्यापार। मुक्त व्यापार और संरक्षण व्यापार। मुक्त व्यापार क्या होता है, इसको समझें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, जब दो देशों के बीच, मान लेते हैं देश ए और देश बी, दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, मतलब आयात और निर्यात हो रहा है। आयात और निर्यात हो रहा है। अगर इस आयात निर्यात पर, अगर दोनों देशों के बीच में इस आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ये कहलाता है मुक्त व्यापार। ठीक है, एक बार फिर से जान लीजिए। जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है, देश ए और देश बी, उनके बीच में आयात और निर्यात हो रहा है और उनके बीच में व्यापार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ये कहलाएगा मुक्त व्यापार। अगले टाइप का व्यापार है संरक्षण व्यापार। संरक्षण व्यापार क्या होता है, जब दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, जैसे ए देश है और बी देश है, ठीक है। आयात और निर्यात हो रहा है दोनों के बीच में। तो इस आयात और निर्यात के बीच, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच अगर प्रतिबंध है, कोई प्रतिबंध है, तो ये कहलाता है संरक्षण व्यापार। ठीक है, तो शॉर्ट में बात ये है कि अगर कोई प्रतिबंध नहीं है तो वो मुक्त व्यापार है, अगर व्यापार पर कोई प्रतिबंध है तो वो संरक्षण के अंतर्गत व्यापार चल रहा है। अब इसके आगे देखेंगे परिचय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के क्षेत्र में मुक्त व्यापार और संरक्षण व्यापार दो प्रमुख परस्पर विरोधी दृष्टिकोण हैं। मुक्त व्यापार का समर्थन यह मानता है कि दोनों देशों को बिना किसी बाधा वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना चाहिए। मुक्त व्यापार में बाधाएं नहीं होती, बाधा रहित होता है। जबकि संरक्षणवाद ये बोलता है कि घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए व्यापार पर प्रतिबंध और शुल्क लगाने की वकालत करता है। व्यापार और पर प्रतिबंध और शुल्क लगाने की बात करता है संरक्षणवाद। किसी भी देश की व्यापार नीति इन्हीं दोनों विचारधाराओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। कोई भी देश ये प्रयास करता है कि अपने देश के जो व्यापार है, व्यापार के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, तो कौन से क्षेत्र को वह संरक्षण के अंतर्गत रखे और किस क्षेत्र को वह मुक्त कर दे। ये देश की आर्थिक और संरचनात्मक स्थिति पर निर्भर करती है। ये बातें आगे देखते हैं। मुक्त व्यापार, तो जैसा कि मैंने बताया, अगर दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है और उनके बीच में कोई व्यापार करने पर कोई टैक्स, कोई प्रतिबंध आदि नहीं है, तो वो कहलाता है मुक्त व्यापार।
मुक्त व्यापार वह व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात पर न्यूनतम या तो न्यूनतम रहेगा या कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। इससे आयात शुल्क, अगर प्रतिबंध है तो वहाँ पर आयात शुल्क, कोटा, लाइसेंसिंग तथा अन्य गैर बाधाएं बहुत सीमित होता है। अगर मुक्त है तो ये सारी चीज़ें, आयात शुल्क, कोटा, लाइसेंसिंग, गैर बाधाएं शुल्क, ये सीमित होता है। एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक हैं और डेविड रिकार्डो जैसे शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने मुक्त व्यापार का समर्थन किया। वे बोलते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार हो रहा है होता है दो देशों के बीच में, वो मुक्त व्यापार होना चाहिए। अगर मुक्त व्यापार होता है तो दुनिया का जो कल्याण का स्तर है वो बढ़ता है। मुक्त व्यापार के लाभ। तुलनात्मक लाभ का पूर्ण उपयोग। देश उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिसमें वे अधिक दक्ष होते हैं, जिससे वैश्विक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है। ठीक है। तुलनात्मक लाभ का पूर्ण उपयोग। देश उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिसमें श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत बताया, तो जब श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण होता है तो वहाँ पर होता क्या है कि एक देश किसी एक वस्तु का उत्पादन करता है। जैसे देश ए भारत है, वह कपास का उत्पादन करेगा और जबकि देश बी गेहूं का उत्पादन करेगा, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में कपास के उत्पादन और गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करते हैं। ठीक है। तो अगर जो देश हैं वे अपने सभी चीज़ों का उत्पादन करें, ठीक है, अगर दोनों देश दोनों ही चीज़ का उत्पादन करें, जैसे इंडिया जो है कपास और गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो इससे होता क्या है कि उत्पादन उतना अच्छा हो नहीं पाता, क्योंकि देश बी जो है गेहूं के उत्पादन में अच्छा कम कर सकता है और देश ए जो है कपास का उत्पादन ज़्यादा अच्छा तरीके से कर सकता है। तो दोनों देश के लिए फ़ायदे की बात ये होती है कि जो बी देश है वो गेहूं का उत्पादन करे और ए देश जो है कपास का उत्पादन करे, और क्या करे उसके बाद गेहूं को अपने देश में आयात कर ले और कपास को निर्यात कर ले। मतलब कहने की बात यह है कि गेहूं के बदले कपास ले ले। ठीक है। इसका कुल प्रभाव होता क्या है कि अगर दो देश इस तरीके से काम करते हैं तो दक्षता बढ़ती है। उपभोक्ता कल्याण में वृद्धि होती है। देखो, उपभोक्ताओं का उद्देश्य अर्थशास्त्र में क्या होता है? उपभोक्ता चाहते हैं कि उन्हें सस्ती दर पर अधिक से अधिक वस्तुएं एवं सेवाएं उपभोग के लिए मिले। ठीक है। उपभोक्ता कल्याण में वृद्धि का मतलब ये है, जो उपभोक्ता चाहते हैं कि सस्ती दर पर उन्हें अधिक से अधिक वस्तुएं और सेवाएं उपभोग के लिए मिले। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करें। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फ़ायदा ये है कि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर और बेहतर गुणवत्ता के साथ अधिक विविधता वाली, मतलब विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हो जाते हैं, जो अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता तो कई सारे प्रोडक्ट हैं जो हम यूज़ करते हैं उनका हम यूज़ नहीं कर पाते। जैसे कई प्रकार के टीवी हैं, मोबाइल खासकर है हमारे देश में जो बिक रहा है वो लगभग विदेशी ब्रांड है और हम उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण प्राप्त करते हैं। अगर ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता तो हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते।
प्रतिस्पर्धता और दक्षता। विदेशी प्रतिस्पर्धा घरेलू उद्योग को तकनीकी उन्नयन और लागत घटाने के लिए प्रेरित करता है। अब देखो, एक उदाहरण से जानते हैं इस चीज़ को। दो देश हैं, हाल ही में ये विवाद उठा कि जो चाइना के जो प्रोडक्ट हैं, चीन के जो प्रोडक्ट हैं, उनको भारत में आने से रोकना चाहिए और लोगों को ये प्रोत्साहित किया जा रहा था कि भाई चाइना का प्रोडक्ट मत यूज़ करो। इससे क्या होगा कि हमारे देश के जो उद्योग हैं, अगर हम चाइना का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमारे देश के जो उद्योग हैं उनकी कमाई कम हो जाएगी या फिर वो बंद हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होगा कि जैसे मान लेते हैं कि एक प्रकार का पेन है, उसी पेन को चीन जो है 50 रुपये में बेच रहा है, जबकि भारत में सेम पेन का उत्पादन होता है 100 रुपये में। तो चाइना का जो प्रोडक्ट है अगर वो भारत में बिकेगा तो सस्ता होगा, और सस्ता होगा तो लोग उसी को खरीदेंगे, जबकि भारत का जो प्रोडक्ट पेन है वो महंगा है, तो इसलिए उसको कोई नहीं खरीदेगा। तो इस प्रकार भारत का जो उद्योग है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद हो जाएगा। इसीलिए जो आलोचक हैं ये बोलते हैं कि मुक्त व्यापार नहीं होना चाहिए। लेकिन चाइना के जो पेन को हम अपने देश में अगर विक्रय करने की छूट देते हैं, तो होगा क्या, हमारे देश की जो ये पेन इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी और नई टेक्नोलॉजी लाएगी, जिससे वह अधिक गुणवत्ता के साथ कम कीमत पर लगभग चाइना के बराबर 50 रुपये में पेन बेच सके और दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो। अगर दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा ना हो तो होगा क्या कि भारत ने चीन के प्रोडक्ट को बैन कर दिया, तो हमको महंगे में 100 रुपये का कम गुणवत्ता वाला पेन खरीदना पड़ेगा भारत में। ठीक है, तो विदेशी प्रतिस्पर्धा घरेलू उद्योगों को तकनीकी उन्नयन, लागत घटाने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके उद्योग बंद हो जाएंगे। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास। देखो, अल्प विकसित देशों को, जो विकसित देश हैं उनसे टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। ठीक है, और विकसित देशों को अल्प विकसित देशों से कच्चा माल चाहिए होता है। अगर कच्चा माल नहीं मिलेगा विकसित देशों को तो उनके यहाँ के उद्योग नहीं चल पाएंगे, और विकसित देशों से अल्प विकसित देशों को टेक्नोलॉजी नहीं मिली तो उसका प्रभाव होगा कि यहाँ पर नए उद्योग नहीं लग पाएंगे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक कच्चे माल के लिए और दूसरा टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, और अगर इनके कच्चा माल मिलेगा तो इनका विकास स्थिर रहेगा, और अल्प विकसित देश को अगर टेक्नोलॉजी मिलेगी तो इनका आर्थिक विकास तेज होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव ये होता है कि आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। ठीक है, और साथ ही रोजगार का सृजन होता है। वैश्विक सहयोग, अगला जो पॉइंट है वैश्विक सहयोग। जब भी एक बात, ये बात समझिएगा कि आप जब भी दुकान जाते हैं और किसी अपने आसपास के पड़ोस के जो दुकान जाते हैं वहाँ पर लगातार बार बार जाते रहते हैं, तो जब आप दुकान जाते हैं तो केवल सामान ही नहीं खरीदते, दुकानदार से बात भी करते हैं। तो दुकानदार से बात करते हैं तो उनके बारे में आप जानते हैं और आपके बारे में वो जानते हैं, तो एक दोनों के बीच में एक रिश्ता सा कायम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो एक देश से दूसरे देश से लोग आपस में मिलते जुलते हैं, अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इससे कई बातें जो है ऐसी पता चलती हैं जो एक देश को पता नहीं है।
या ऐसी जानकारी जो उनके व्यापार और विकास के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो जब दोनों देश के बीच में व्यापार होता है तो वो एक दूसरों को सहयोग करते हैं कई दूसरे मुद्दे पर। लेकिन मुक्त व्यापार की कुछ सीमाएं भी हैं। मुक्त व्यापार की कुछ सीमाएं भी हैं। इसको एक उदाहरण से समझेंगे कि हमारे देश में अभी फिलहाल मोबाइल, हमारे देश में, भारत की ही बात हो रही है, इंडिया में मोबाइल की जो कंपनीज़ हैं जो हमारे देश में मोबाइल बनाती है, वो कंपनीज़ अभी दुनिया में जो मोबाइल कंपनी है जैसे चीन, चाइना, उनके सामने बच्चे हैं। मतलब हमारे देश की जो मोबाइल कंपनियां हैं वो कम गुणवत्ता वाली और महंगे मोबाइल बनाती है, जबकि चाइना की कंपनियां अधिक गुणवत्ता वाली और सस्ता प्रोडक्ट बनाती हैं। तो अगर चाइना के प्रोडक्ट को भारत में बिकने दिया जाए आसानी से, तो होगा क्या कि चाइना का प्रोडक्ट बिकेगा क्योंकि उसकी गुणवत्ता अच्छी है और सस्ती भी है, लेकिन भारत का जो मोबाइल है वो नहीं बिक पाएगा, लेकिन और इससे वो बंद भी हो सकता है। तो हमारे देश में अगर मोबाइल कंपनी या अच्छे से काम करेंगी तो हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है, और हमारे देश का तकनीकी वैज्ञानिक जो है विकास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम फ्री ट्रेड करते हैं तो हमारे देश में चाइना के प्रोडक्ट आएंगे और हमारे देश के उद्योग जो है वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए संरक्षण ज़रूरी होता है, खास करके जब हमारे देश के जो उद्योग हैं अभी नवोदित उद्योग हैं या फिर बच्चे हैं। मुक्त व्यापार से कमज़ोर और नवोदित उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं। इससे बेरोजगारी, व्यापार घाटा और रणनीतिक क्षेत्र में विदेशी निर्भरता और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगला जो टॉपिक है संरक्षण। अभी तक हमने पढ़ा कि मुक्त व्यापार क्या बताया हूँ, जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है और उनके बीच में व्यापार करने के लिए कोई भी बाधाएं नहीं होती, वे आसानी से बिना किसी नियम कानून के या कम नियमों के व्यापार कर सकते हैं। संरक्षण व्यापार में क्या होता है कि जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो गवर्नमेंट कुछ प्रतिबंध लगाती है। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं, ए देश और बी देश। ए देश से बी देश में आ रहा है एक प्रोडक्ट, मोबाइल जो है ए देश से बी देश में आ रहा है, जिसकी कीमत है 15,000 रुपये। ठीक है, जबकि बी देश में वही मोबाइल इंडस्ट्री है, मोबाइल बनाती है सेम क्वालिटी की, उसकी कीमत है 20,000 रुपये। अभी ये जो बी देश की जो कंपनी है वो नई है और वो जो उत्पादन प्रक्रिया अपनाती है उसमें इतनी दक्षता हासिल उसने नहीं की है, तो वो मोबाइल को बना पाती है 20,000 में, जबकि ए देश से वही मोबाइल आ रहा है 15,000 में। तो जब बी देश में ए देश का मोबाइल आता है तो ये आसानी से समझने वाली बात है कि ए देश का मोबाइल सस्ता है, तो ए देश का मोबाइल बिकेगा और बी देश का जो मोबाइल 15,000 है वो कम बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो बी देश में जो मोबाइल कंपनी है और उसमें काम करने वाले लोग हैं वो कम व्यापार करेंगे या फिर कंपनी बंद हो जाएगी और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है बी देश की, अपने देश के उद्योग को बंद होने से बचाने के लिए ये जो ए देश के मोबाइल हैं उस पर टैक्स लगा देती है। जैसे अब 15,000 रुपये का मोबाइल है जो ए देश से बी देश में आ रहा है और बी देश में वही मोबाइल 20,000 में बिक रहा है दूसरी कंपनी का, तो 5,000 रुपये अगर टैक्स लगा देते हैं तो होगा क्या, अब मोबाइल की कुल कीमत वो है 20,000 हो गई बी देश में, तो अब बिकेगा
अब दोनों की कीमत बराबर हो गई, तो ग्राहकों के पास ये है कि ए भी बिक सकता है, ए देश का मोबाइल भी, और बी देश का अपने घर का मोबाइल भी बिक सकता है। तो इस तरीके से अपने देश के उद्योगों को संरक्षण देने के लिए ये काम किया जाता है। हाँ, संरक्षण के उद्देश्य एवं लाभ। तो संरक्षण के उद्देश्य और लाभ क्या होते हैं कि नवोदित उद्योगों को संरक्षण मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे देश के जो उद्योग हैं वो अभी अभी खुले हैं और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मैनेजमेंट और ऐसी दक्षता नहीं है कि वो विदेशी कंपनियों के ब्रांड से प्रतिस्पर्धा कर सके। उन्हें वो प्रतिस्पर्धा करेंगे लेकिन उन्हें कुछ समय लगेगा। तो उन्हें कुछ समय देने के लिए सरकार क्या करती है कि विदेशी ब्रांड्स पर कुछ टैक्स लगा देती है। उसी को बोलते हैं संरक्षण। ठीक है, तो नवोदित उद्योगों के संरक्षण के लिए या प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए यह जो संरक्षण है वो जरूरी होता है। अगला है रोजगार का संरक्षण। ये भी बताया हूँ अभी कि भाई जो ए देश है वो सस्ते में मोबाइल बना रहा है 15,000 में, और बी देश जो है 20,000 में बना रहा है। अब ए देश का प्रोडक्ट जब 15,000 में बिकेगा और दूसरी जो कंपनी है, जो अपनी भारतीय कंपनी है, वो 20,000 में बेच रही है, तो उपभोक्ताओं को चाहिए रहता है सस्ता चीज़, तो 15,000 वाला प्रोडक्ट बिकेगा और 20,000 वाला प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा। तो 20,000 वाला प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो हमारे देश के जो उद्योग हैं वो बंद हो जाएंगे और वहाँ पर काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो लोगों को बेरोजगारी से बचाने के लिए क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। संरक्षण कैसे करते हैं बताया कि ए देश की जो कंपनी 15,000 में मोबाइल बेच रही है उस पर टैक्स लगा देते हैं, तो वो भारत आते आते 20,000 की हो जाती है। तो अब दोनों कंपनियों की जो मोबाइल की कीमत है वो समान हो जाएगी। तो ग्राहकों के पास चॉइस है कि ये देश का सामान खरीदे या अपने देश का। अगला जो पॉइंट है रणनीतिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा। हाँ, अभी हाल ही में थोड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, हमने ये देखा है। और अगर इंडिया अपने सारे हथियार, गोला बारूद अगर अपने देश में ना बना करके इसको विदेशों से आयात करता रहा, ठीक है, आयात करता रहे, ठीक है, आयात करता है और अपने देश में न हथियार बनाता है न गोला बारूद बनाता है। अब मान लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक युद्ध हो गया, तो इससे क्या होगा कि अब मान लेते हैं कि अमेरिका से, यूएसए से भारत हथियार को आयात कर रहा है, खुद के देश में नहीं बनाता। अब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो गया और अमेरिका जो है साथ देता है, मान लेते हैं कि पाकिस्तान का देता है। तो पाकिस्तान का अगर साथ देगा तो भारत को कैसे हथियार बेचेगा। अब युद्ध होगा तो अचानक से हथियार, गोला बारूद की आवश्यकता पड़ेगी, तो यूएसए तो देगा नहीं हथियार और पाकिस्तान को वो हथियार देगा, ठीक है। तो इससे हम युद्ध हार सकते हैं। तो इसलिए जो कई उद्योग हैं जैसे रक्षा, खाद्य सुरक्षा, ये सारे जो उद्योग हैं अपने घरेलू उद्योग से काम चलाना पड़ता है। हम विदेशी निर्भरता का सहारा इन उद्योगों में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर संकट काल की स्थिति आई तो हम काफ़ी फंस सकते हैं। अगला है भुगतान संतुलन में सुधार। भुगतान संतुलन को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो मैंने पढ़ाया था, दो देशों के बीच में होने वाला व्यापार, तो
यूएई अरब देश जो है, इंडिया जो है अरब देशों से पेट्रोल को आयात करता है। अरब देशों से पेट्रोल आता है हमारे इंडिया में, ठीक है। और जब हमारे देश में पेट्रोल आता है तो हमको उसका भुगतान करना पड़ता है डॉलर्स में, और हमारे देश की जो मुद्रा है वो रुपया है। तो ये अरब यूएई जो लेगा वो डॉलर में पेमेंट मांगेगा, पेट्रोल दिया है तो डॉलर लेगा, जबकि हमारे देश की रुपया वो नहीं लेगा। तो हमको डॉलर चाहिए रहेगा, तो डॉलर कहाँ से लाएं? तो डॉलर कहाँ से आता है? जब हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार किया, ऑस्ट्रेलिया को कपड़े भेजे, उसके बदले में उस देश ने हमको डॉलर दिया। तो हमारे देश में अब ऑस्ट्रेलिया को कपड़े के निर्यात से डॉलर प्राप्त हुआ, इस डॉलर को हमने यूएई को पेमेंट किया, ठीक है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो हम यूएई को अपना पेट्रोल का जो पेमेंट है वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूरी होता है। राजस्व प्राप्ति, तो मैंने ये बताया भी कि दो देशों के बीच में व्यापार होता है, ए और बी। तो जो घरेलू देश की जो सरकार है, जैसे भारत की जो सरकार है वो ए देश से बी देश जो व्यापार होता है उसमें कोई भी वस्तु आती है उस पर टैक्स लेता है, और टैक्स कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के खाते में। और ये जो पैसा है गवर्नमेंट की कमाई का स्रोत होता है, तो इससे काफ़ी पैसा कमाते हैं। इसका एक उदाहरण है फॉर्च्यूनर कार। फॉर्च्यूनर कार जो हमारे देश में बिकती है लगभग 50 लाख रुपए की, जबकि वो अपने देश जहाँ पर वो बनती है वो 30 लाख में बन जाती है, जबकि हमारे देश में बिकती है 50 लाख। तो 30 में बन रही है और 50 में बिक रही है, तो इस गैप है 20 का। ये 20 लाख कौन रखता है? वो रखती है गवर्नमेंट टैक्स के रूप में। तो 20 एक कार बिकने पर 20 लाख आ रहा है, तो काफ़ी कमाई भी हो जाती है। संरक्षण की आलोचना, लंबे समय तक संरक्षण से उद्योग अक्षम हो जाते हैं और उपभोक्ताओं को महंगे और कम गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं, तथा भ्रष्टाचार और लाइसेंस राज जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर संतुलन की आवश्यकता होती है। संतुलन की आवश्यकता का अर्थ ये है कि एक देश को विदेशों से अपने देश में आयात करने पड़ते हैं, और साथ ही कुछ चीज़ों को संरक्षण देना पड़ता है, कुछ चीज़ों पर, विदेशी सामानों पर टैक्स लगाना पड़ता है ताकि अपने देश के उद्योगों को संरक्षित कर सके। तो इसमें बात यह है कि जो उद्योग हमारे देश में है वो अच्छे हैं, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, तो वहाँ पर टैरिफ या टैक्स नहीं लगाया जाता। लेकिन जो अभी पिछड़े हुए हैं, तो वो प्रोडक्ट जो वो पिछड़े हमारे जो उद्योग हैं वो जो बनाते हैं, उन प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्ट विदेशों से आते हैं तो उन पर टैक्स लिया जाता है। आज अधिकांश देश पूर्ण मुक्त व्यापार, पूर्ण संरक्षण किसी एक को नहीं अपनाते। वे परिस्थितियों के अनुसार चयनात्मक संरक्षण और नियंत्रण मुक्त व्यापार का रास्ता अपनाते हैं। भारत भी डब्ल्यूटीओ के ढांचे में रहते हुए घरेलू उद्योगों, एमएसएमईज और कृषि क्षेत्र को सीमित संरक्षण प्रदान करता है और साथ ही निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आज का ये क्लास ख़त्म हुआ। थैंक यू।